हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल SSTSC। फ्रेंड्स, टुडे हम बात करने वाले हैं ONGC का जो एग्जामिनेशन होगा जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट मैकेनिकल, इसी पोस्ट के लिए जो मैंने MCQ प्रिपेयर किया हूँ 1000 MCQ। ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के ऊपर उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसी वीडियो में 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन में डिस्कस करूँगा। तो मेरा ये वीडियो कॉन्टिन्यूसली मैं अपलोड करते रहूँगा मेरा यूट्यूब चैनल पर। आपको अगर PDF कॉपी का ज़रूरत है तो वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें है, आपको टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होने का लिंक मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए। ये जो PDF कॉपी है मैं उस चैनल में शेयर करते रहूँगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में एक क्वेश्चन है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर सेक्शन अबाउट इट्स डायमीटर। ठीक है, तो देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए किस रिफरेंस प्लेन से लेके मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैलकुलेट करेंगे वो बताना बहुत जरूरी है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीटर, वो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा पाई डी टू दी पावर 4/64। ठीक है, पाई डी टू दी पावर 4/64। इसी क्वेश्चन को आपको इसी दूसरा तरफ से भी पूछ सकते थे। तब क्वेश्चन क्या था, क्या रहता था आपके पास? द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर सेक्शन अबाउट सर्कुलर सेक्शन। इसी के बाद क्वेश्चन को मॉडिफाई करके ऐसे करके लिख देता। ठीक है, अबाउट एन एक्सिस लिख लीजिए आप लोग रिलेटेड क्वेश्चन के मान के। अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द सेक्शन। ठीक है, तो ऐसा अगर क्वेश्चन आपको पूछा गया होता तो उसका आंसर क्या होता? ऑप्शन सी। ठीक है, पाई डी टू दी पावर 4/32। तो इसी क्वेश्चन को आप कंफ्यूज मत हो जाइए, क्वेश्चन को दोनों दूसरी तरफ भी पूछ सकते थे। फर्स्ट ऑफ ऑल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर सेक्शन अबाउट इट्स डायमीटर, तब क्वेश्चन का आंसर हो जाता था पाई डी टू दी पावर 4/64, जो इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है। अगर क्वेश्चन के दूसरा तरफ से पूछा गया होता द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर सेक्शन अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द सेक्शन, तब जाके एक क्वेश्चन का जो आंसर होता पाई डी टू दी पावर 4/32। ठीक है, तो ये रिलेटेड क्वेश्चन मान के आपको लिख लेना है, नोट डाउन करना है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है? द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए सेमी सर्कल लाइज एट ए डिस्टेंस ऑफ डैश फ्रॉम इट बेस मेजर्ड अलोंग द वर्टिकल रेडियस। ठीक है, वर्टिकल रेडियस से आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है किसका? सेमी सर्कल। तो इसका आंसर हो जाएगा 4r/3π। ठीक है, इसी क्वेश्चन में हम आपको जो रिलेटेड क्वेश्चन बताना वाला है जो 3r/8। ठीक है जी, 3r/8 है, ये किसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है? ये है हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी। आप नोट कर लीजिए, हेमिस्फीयर। ठीक है जी, ठीक है। एंड जो हेमिस्फीयर का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इस कहां से मेजर करना है आपको? ये मेजर करना है फ्रॉम इट्स बेस। ठीक है, तो 3r/8 है हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड इट्स मेजर अलोंग इट्स बेस, एंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सेमी सर्कल 4r/3π। ठीक है, फ्रॉम इट्स बेस। तो रिलेटेड क्वेश्चन में मैं कोशिश करूंगा जे आप हर क्वेश्चन में ही आपको रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन हो तो आपको प्रोवाइड करने के लिए आपको एक ही काम करना है, खाता और पेन लेकर बैठना है एंड एवरी रिलेटेड क्वेश्चन को आपको नोट डाउन करके रखना है, क्योंकि एग्जाम में ये जो रिलेटेड क्वेश्चन हम आपको बताऊंगा वो भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो रिलेटेड क्वेश्चन मस्ट नोट करना है और स्क्रीनशॉट आप ले भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट की भी आप ले सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 पर क्या पूछा गया है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर सीक्वेंस। ठीक है, तो देखिए ये जो क्वेश्चन आपको दिया हूं, ये क्वेश्चन आपको जानने के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम को पहले अच्छे तरीके से जानना है। और किस एलिमेंट को स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के ऊपर ये क्वेश्चन है? वो है माइल्ड स्टील स्पेसिमेन का। ठीक है, माइल्ड स्टील स्पेसिमेन का अगर आप स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ड्रॉ करेगा तो इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो ये इसी तरफ होगा। ठीक है, इधर में आपको स्ट्रेस को प्लॉट करना है, इधर में आपको स्ट्रेन को प्लॉट करना है। तो इसी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में जो डिफरेंट पॉइंट्स आएगा वो है फर्स्ट इलास्टिक लिमिट, जो हम ए से डिनोट कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं, फर्स्ट है प्रोपोर्शनल लिमिट, सॉरी ये जो ए पॉइंट है ये इंडिकेट करता है प्रोपोर्शनल लिमिट को। नेक्स्ट आते हैं बी पॉइंट, ये इंडिकेट करता है इलास्टिक लिमिट को। ठीक है, ऊपर वाला जो ये पॉइंट है जो हम सी से डिनोट कर रहे हैं ये है अपर यील्ड पॉइंट,
एंड नेक्स्ट जो नीचे वाला जो पॉइंट है जो हम डी से मार्क कर रहा है ये है लोअर यील्ड पॉइंट, ठीक है। इधर में एक पॉइंट आता है ए अल्टीमेट पॉइंट एंड नेक्स्ट फाइनल जो पॉइंट हम इधर में दिखा रहा है आपको एफ से, ये है ब्रेकिंग पॉइंट, ठीक है। तो आप देखिए क्रोनोलॉजी क्या है, पहले आता है प्रोपोर्शनल लिमिट, उसके बाद आता है इलास्टिक लिमिट, देन आता है अपर यील्ड, देन लोअर यील्ड, देन अल्टीमेट एंड फाइनली जो आता है वो है ब्रेकिंग पॉइंट। तो हम एक जो क्वेश्चन आपको दिया है इधर में एक ही ऑप्शन दिया है क्योंकि आपको कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। तो आप लिख लीजिए, पहले आता है प्रोपोर्शनल लिमिट, नेक इलास्टिक लिमिट, यील्ड लिमिट, ठीक है, एंड इधर में अल्टीमेट पॉइंट को नहीं मेंशन किया है, नेक्स्ट फेलियर। तो इस सीक्वेंस से आपको याद करना है। जो माइल्ड स्टील स्पेसिमेन है उसको अगर हम उसका जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है वो हम अच्छे से स्टडी करेंगे तो देखेंगे पहले आता है प्रोपोर्शनल लिमिट, उसके बाद आता है इलास्टिक लिमिट, देन यील्ड पॉइंट अपर यील्ड एंड लोअर यील्ड, देन आता है अल्टीमेट, देन फेलियर, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन है आपको अच्छे से याद करना है। और कैसे याद करना है, आप ये जो डायग्राम है ये पहले अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो ड्रॉ कर लीजिए, जो आपका जो नोटबुक है इधर में ड्रॉ कर लीजिए तो अच्छे से याद हो जाएगा आपको। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड बहुत इजी एक क्वेश्चन है, क्या है, हुक्स लॉ होल्ड्स गुड अप टू, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी क्वेश्चन को आपको समझने के लिए फिर से मैंने ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम आपको दिया हूं इसको पहले अच्छे से समझना है, ठीक है। तो देखिए हुक्स लॉ स्टेट्स दैट विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है। हुक्स लॉ स्टेट्स विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो हुक्स लॉ इसी को हिसाब में ये जो आंसर है इलास्टिक लिमिट के अंदर हुक्स लॉ होल्ड्स गुड, लेकिन आपको मैं मेंशन करना चाहूंगा क्योंकि हुक्स लॉ प्रैक्टिकली होल्ड्स गुड अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट, ठीक है। तो जिसी क्वेश्चन में आपको अगर क्वेश्चन के अंदर जो ऑप्शन है उसी में हुक्स लॉ होल्ड्स गुड्स अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट, ये अगर आपको दिखने का मिलेगा जो ऑप्शन, तो आप वही ऑप्शन को आंसर करेंगे, ठीक है। इलास्टिक लिमिट नहीं आंसर करना है। इलास्टिक लिमिट अगर ऑप्शन में है, प्रोपोर्शनल लिमिट नहीं है, देन आपको इलास्टिक लिमिट एज ए आंसर आप चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में इलास्टिक लिमिट एंड प्रोपोर्शनल लिमिट दोनों ही एक ही साथ मेंशन हुआ है, देन आपको जो चॉइस करना है वो है प्रोपोर्शनल लिमिट, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में जो पूछा गया है, ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत सारा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आया है। एसएससी का जो जूनियर इंजीनियर एग्जामिनेशन का पोस्ट है वो क्वेश्चन में तो प्रीवियस ईयर आप फॉलो करेंगे तो एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। स्ट्रेन रोसेटर इज यूज टू मेजर, स्ट्रेन रोसेटर क्या काम करने के लिए यूज होता है, वो है लीनियर स्ट्रेन को मेजर करने के लिए, ठीक है। स्ट्रेन रोसेटर इज यूज टू मेजर लीनियर स्ट्रेन। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है, द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन। देखिए हाइड्रोलिक्स मैकेनिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरफेस टेंशन का यूनिट क्या है, सरफेस टेंशन का यूनिट है न्यूटन पर मीटर, ठीक है। न्यूटन किसका यूनिट है, न्यूटन है फोर्स का यूनिट एंड मीटर है लेंथ का यूनिट। तो सरफेस टेंशन का यूनिट है न्यूटन पर मीटर एंड इधर में जो न्यूटन मीटर दिया है ये किसका यूनिट है, ये है वर्क डन, ठीक है। WD वर्क डन का यूनिट है न्यूटन मीटर एंड न्यूटन पर मीटर किसका यूनिट है, न्यूटन पर मीटर की सरफेस टेंशन का यूनिट है। ये भी क्वेश्चन बहुत कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन डिफरेंट एग्जामिनेशन में इसको आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टडी करेंगे तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी दिया है। ए वेसल 4 मीटर क्यूब कॉन्टेंट एन ऑयल व्हिच वेट 30 किलो न्यूटन। स्पेसिफिक वेट ऑफ द ऑयल क्या है वो आपको निकालना है। कैसे ये क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, आपको दिखा दे रहा हूं। देखिए फ्रेंड्स, स्पेसिफिक वेट ऑफ ऑयल क्या है, स्पेसिफिक वेट ऑफ ऑयल को आप ऐसे करके लिख सकते हैं। स्पेसिफिक वेट ऑफ ऑयल आपको ऐसे करके लिखना है W, ठीक है। इसको W से आप अगर डिनोट करेंगे तो क्या है, स्पेसिफिक वेट ऑफ ऑयल, वेट ऑफ ऑयल जो क्या है 30 किलो न्यूटन, ठीक है। वेट ऑफ ऑयल जिसको जो है 30 किलो न्यूटन बाई वॉल्यूम ऑफ ऑयल। वॉल्यूम ऑफ ऑयल क्या है, वॉल्यूम ऑफ ऑयल है 4 मीटर क्यूब। तो आप अगर 30 और 4 इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर हो जाएगा 7.5, ठीक है। एंड ऊपर 30 जो है इसका यूनिट क्या है, किलो न्यूटन, ठीक है, उसका यूनिट है किलो न्यूटन एंड नीचे जो वॉल्यूम है उसका यूनिट क्या है, मीटर क्यूब। तो इसका यूनिट हो जाएगा
7.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, जो है ऑप्शन सी में आपको देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो देखिए मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूं, द स्पेसिफिक वेट ऑफ ऑयल क्या है, स्पेसिफिक वेट ऑफ ऑयल इज इक्वल टू वेट ऑफ ऑयल बाय वॉल्यूम ऑफ ऑयल, ठीक है। तो इधर में वेट ऑफ ऑयल क्या है 30 किलो न्यूटन एंड जो इसका जो वॉल्यूम है वो है 4 मीटर क्यूब, ठीक है। तो 30/4 करके हमको जो आंसर मिले है 7.5 एंड इसका यूनिट क्या होगा किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 पर क्या पूछा गया है, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड, ठीक है। क्या पूछा गया है, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड। तो इसका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, ठीक है, मास डेंसिटी, इसको बोलता है मास डेंसिटी, ठीक है। एंड इसी के साथ आपको जो नोट करना है वो है वेट डेंसिटी, क्या किसको बोलता है, वेट डेंसिटी है वेट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम को वेट डेंसिटी बोलता है। एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम इज डिफाइंड वॉल्यूम पर यूनिट मास, ठीक है। ये जो रिलेटेड क्वेश्चन है आपको नोट डाउन करना है। एंड वेट डेंसिटी इज इक्वल टू क्या है, वेट डेंसिटी इज इक्वल टू, किंतु वेट डेंसिटी को अगर हम देख लीजिए, वेट डेंसिटी को अगर हम, ठीक है, ऐसे करके रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसका वेट डेंसिटी इज इक्वल टू हम रो इंटू जी ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप रिलेटेड क्वेश्चन मान के लिख लीजिए। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे क्या पूछा गया है, द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड ड्यू टू कोहेशन, सॉरी द विस्कोसिटी, द वेलोसिटी नहीं है, द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड ड्यू टू कोहेशन ऑफ इट्स पार्टिकल इज, ठीक है। तो देखिए कोहेशन जो प्रॉपर्टी है वो है, विस्कोसिटी जो प्रॉपर्टी है वो है कोहेशन के लिए, ठीक है। विस्कोसिटी क्या है, विस्कोसिटी है अगर कोई लेयर है, ठीक है, एक मान लीजिए एक पाइप है, इसी पाइप में अगर फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ठीक है, ये जो सेंट्रल लाइन है इधर से फ्लूइड ऐसे करके फ्लो कर रहा है, ऐसे करके फ्लो कर रहा है, ठीक है, ऐसे करके फ्लो कर रहा है। तो क्या होता है, ये जो नीचे वाला जो एडजेसेंट लेयर है ऊपर वाला लेयर को खींच लेता है, ठीक है, मूवमेंट करने के लिए रोक लेता है, इसी को बोलते हैं विस्कोसिटी, ठीक है। विस्कोसिटी क्या है, इसको अगर डेफिनेशन में आप डेफिनेशन के रूप के आपको एक्सप्रेस करना है तो विस्कोसिटी क्या है, इट इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड व्हिच ऑफर रेजिस्टेंस टू मूवमेंट ऑफ वन लेयर ऑफ लिक्विड ओवर अनदर एडजेसेंट लेयर, जो हमको इधर में हम बोला है, ठीक है। तो वो है विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी के लिए कौन सा प्रॉपर्टी लायबल है, वो है कोहेशन। कोहेशन प्रॉपर्टी क्या है, कोहेशन प्रॉपर्टी है सेम मॉलिक्यूल के अंदर में जो अट्रैक्शन है, एक मॉलिक्यूल दूसरा मॉलिक्यूल को जो अट्रैक्ट करता है उसको बोलते हैं कोहेशन, ठीक है। तो कोहेशन प्रॉपर्टी के लिए जो विस्कोसिटी जो फेनोमेना है वो दिखाई देता है, तो एक करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 11 पर, ठीक है फ्रेंड्स। ये जो क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूं ये कैसा लग रहा है, प्लीज आप लाइक करके आपका जो अगर अच्छा लग रहा है तो आप हमको जनाइए, हमको बोलिए, ठीक है। आप लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, एंड अच्छा लगेगा तो फ्रेंड के अंदर जो शेयर भी करेगा, ठीक है। एंड चैनल आपके आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो अवश्य आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है द टाइप ऑफ टूल यूज्ड इन मिलिंग मशीन एंड ब्रोचिंग मशीन, ठीक है। ब्रोचिंग एंड मिलिंग मशीन में कौन सा टाइप का टूल यूज करना है, ब्रोचिंग एंड मिलिंग मशीन में मल्टी पॉइंट कटिंग टूल यूज करता है। मल्टी पॉइंट कटिंग टूल क्या होता है फ्रेंड्स, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल वो है जिसमें कटिंग एज मोर देन 1 होता है। जिस कटिंग टूल में कटिंग एज मोर देन 1 है उसको बोलते हैं हम मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। एंड सिंगल पॉइंट कटिंग टूल किसको बोलता है, जिस कटिंग टूल का कटिंग एज मोर इज 1, ठीक है, उसको आप सिंगल पॉइंट कटिंग टूल बोलते हैं। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का एग्जांपल क्या क्या है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का आप नोट कर लीजिए। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का एग्जांपल है लेथ टूल, ठीक है, लेथ टूल एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का एग्जांपल है। शेपर्ड टूल, ठीक है, शेपर्ड टूल, प्लानर टूल, ठीक है, ये सभी है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का एग्जांपल, ठीक है। नाइफ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का एग्जांपल है। मल्टी पॉइंट कटिंग टूल का एग्जांपल क्या है, ड्रिल, ठीक है, ब्रोचिंग टूल, रीमार, इसी जो टूल है सो ये मल्टी पॉइंट कटिंग टूल का एग्जांपल है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 12 पर।
क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया है, द मेटल व्हिच मशीनिंग प्रोड्यूस चिप्स विद बिल्ट अप एज, ठीक है। बिल्ट अप एज फॉर्मेशन के लिए क्या क्या कंडीशन कामयाब होता है वो आपको जानना है, ठीक है। अगर हम डक्टाइल मेटल को मशीनिंग कर रहा है हाई स्पीड से, देन बिल्ट अप एज, सॉरी, अगर हम डक्टाइल मटेरियल मशीनिंग कर रहा है लेकिन स्लो स्पीड में, हाई स्पीड में नहीं, लो स्पीड में, देन बिल्ट अप एज फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो जो मटेरियल कैसा होता है, मटेरियल है डक्टाइल मटेरियल, डक्टाइल मटेरियल को हम स्लो स्पीड से अगर कटिंग कर रहा है देन बिल्ट अप एज फॉर्मेशन होता है। अगर ऐसा स्थिति है बिल्ट अप एज फॉर्मेशन हो रहा है, उसको हम कैसे हटा सकते हैं, अगर हम कटिंग स्पीड को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, देन बिल्ट अप एज जो फॉर्मेशन हो रहा है वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अगर कटिंग स्पीड को हम इंक्रीज कर देते हैं देन बिल्ट अप एज फॉर्मेशन जो है वो रुक जाता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है, द डायनामोमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर डैश फोर्स ड्यूरिंग द कटिंग ऑफ मेटल, फोर्स ड्यूरिंग मेटल कटिंग। तो मेटल कटिंग के लिए डायनामोमीटर हमको यूज करना है, ठीक है। सॉरी, ये क्वेश्चन है, द डायनामोमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजरमेंट ऑफ। तो डायनामोमीटर को हम मेटल कटिंग के लिए, मेटल कटिंग के समय जो फोर्स लगता है उसको मेजर करने के लिए हम डायनामोमीटर डिवाइस यूज करता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा गया है, द डिसकंटिन्यूअस चिप्स आर फॉर्म ड्यूरिंग द मशीनिंग ऑफ। देखिए फ्रेंड्स, डक्टाइल मटेरियल को मशीनिंग करने के समय हमको कॉन्टिन्यूअस चिप्स एंड कॉन्टिन्यूअस चिप्स विद बिल्ट अप एज फॉर्मेशन होता है। डक्टाइल, नोट डाउन कर लीजिए, डक्टाइल मटेरियल को जब हम मशीनिंग करेंगे उस समय हमको कॉन्टिन्यूअस चिप्स एंड कॉन्टिन्यूअस चिप्स विद बिल्ट अप एज फॉर्मेशन होता है। लेकिन जब हम ब्रिटल मटेरियल को मशीनिंग करते हैं लाइक कास्ट आयरन, ठीक है, लाइक कास्ट आयरन, जब हम ब्रिटल मटेरियल को मशीनिंग करेंगे उसी टाइम हमको जो चिप्स दिखने को मिलेगा वो है डिसकंटिन्यूअस चिप्स, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस चिप्स। तो इसी का आंसर हो जाएगा ब्रिटल मटेरियल। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा गया है, द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डिसकंटिन्यूअस चिप्स। देखिए, हम आपको पहले बोल चुका हूं, ठीक है, डक्टाइल मटेरियल। इधर में दूसरा का एक टॉपिक के ऊपर में फोकस किया है, क्या है, लो कटिंग स्पीड एंड स्मॉल रेक एंगल, ठीक है। तो दूसरा जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल डिसकंटिन्यूअस चिप्स फॉर्मेशन के लिए तो है क्या, डक्टाइल मटेरियल तो ऑब्वियसली होगा, देन उसके साथ जो दो और फैक्टर काम हुए भी होगा, सो लो कटिंग स्पीड एंड स्मॉल रेक एंगल। नेक्स्ट है द वेलोसिटी ऑफ टूल अलोंग द टूल फेस, ठीक है, टूल फेस के अंदर जो वेलोसिटी होता है चिप्स का वो क्या है, वो है, किंतु वो है, आप नोट डाउन कीजिए पहले, चिप वेलोसिटी, ठीक है, वो है चिप वेलोसिटी। उसके साथ आपको दूसरा भी रिलेटेड क्वेश्चन नोट डाउन करना है, ठीक है, वो हम आपको बता रहा हूं। तो फ्रेंड्स, इसके साथ आपको रिलेटेड क्वेश्चन का जो नोट डाउन करना है, द वेलोसिटी ऑफ द टूल अलोंग द टूल फेस, इसको हम चिप वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके साथ आपको नोट डाउन करना है काटिंग वेलोसिटी किसको बोलते हैं एंड शियर वेलोसिटी किसको बोलते हैं, ठीक है। तो काटिंग वेलोसिटी किसको बोलते हैं आप नोट डाउन कर लीजिए, द वेलोसिटी ऑफ द टूल रिलेटिव टू द वर्क पीस, ठीक है। वर्क पीस के रिलेटिव जो वेलोसिटी हम निकालते हैं वो है काटिंग वेलोसिटी। एंड शियर वेलोसिटी क्या है, शियर वेलोसिटी है चिप वेलोसिटी एंड काटिंग वेलोसिटी का वेक्टर जो समेशन होता है उसको हम बोलते हैं शियर वेलोसिटी, ठीक है। तो चिप वेलोसिटी क्या है, काटिंग वेलोसिटी क्या है एंड शियर वेलोसिटी क्या है, एक क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये तीनों जो वेलोसिटी है पहले अच्छे तरीके से समझना है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है, द मेटल मशीनिंग जोन व्हेयर द मैक्सिमम हीट इज जनरेटेड ड्यू टू प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, ठीक है। मेटल मशीनिंग जोन में जो मैक्सिमम हीट जो जनरेट होता है, ठीक है, उसको क्या बोलता है, उसको बोलते हैं कि फ्रेंड्स शियर जोन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं फ्रिक्शन जोन, ठीक है। फ्रिक्शन जोन किसको बोलते हैं वो आप नोट डाउन कर लीजिए। अगर कोई चिप्स टूल के फेस के ऊपर से फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो उसी समय टूल के फेस के ऊपर एंड चिप्स के अंदर जो फ्रिक्शन जनरेट होता है उसको बोलते हैं फ्रिक्शन जोन, ठीक है। टूल की फेस के ऊपर एंड किसके साथ, चिप्स के साथ जो फ्रिक्शन जनरेट होता है उसको बोलते हैं हम फ्रिक्शन जोन, ठीक है, वो आप नोट कर लीजिएगा।
नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा गया है, द हीट ट्रांसफर टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू। तो हीट जो ट्रांसफर होता है फ्रेंड्स वो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से हीट ट्रांसफर होता है। एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के कौन सा साइंटिस्ट का लॉ भी बोल सकते हैं हम, केल्विन प्लैंक्स लॉ एंड क्लॉसियस स्टेटमेंट, ठीक है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज जस्टिफाइड बाय टू साइंटिस्ट लॉ, वन है केल्विन प्लैंक एंड अनदर है क्लॉसियस स्टेटमेंट, ठीक है। इसी को आप नोट डाउन, इसी जो स्टेटमेंट जो है ना इसको नोट डाउन करना है आपको। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 19 में, द हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ये जो क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसी को समझने के लिए हम बोल रहे हैं कि हीट ट्रांसफर इज कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, ये तीनों तरफ से जो हीट ट्रांसफर होता है वो होता है बॉयलर फर्नेस में। अभी आता है कंडक्शन क्या है, कन्वेक्शन क्या है एंड रेडिएशन भी क्या है। कंडक्शन के माध्यम में जब हीट ट्रांसफर होता है, देन जो ऑब्जेक्ट के अंदर से हीट जो ट्रांसफर होता है उसका ऑब्जेक्ट का जो मॉलिक्यूल है, उसका जो पार्टिकल है वो नहीं मूव करता है। हीट फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड इज जो है वो ट्रांसफर होता है। हीट ट्रांसफर टेक प्लेस इन कंडक्शन प्रोसेस बट द मॉलिक्यूल डज नॉट ट्रांसफर फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। तो जो कंडक्शन प्रोसेस है, कंडक्शन प्रोसेस क्या है देख लीजिए पहले, एक एग्जांपल से आपको समझ रहा हो, ठीक है। ये एक मेटल पार्टिकल है, इसके नीचे में एक कैंडल है, ठीक है। अगर इसको हम हीट कर रहे हैं इसी साइड में, तो हीट क्या है इसी साइड से लेके इसी साइड तक चले आएगा। लेकिन ये जो मेटल पार्टिकल है, इसका जो मॉलिक्यूल है, इसका कोई मूवमेंट नहीं होगा, वो जिसमें पहले था उसमें ही रहेगा, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है ये है कंडक्शन है। कन्वेक्शन क्या है, कन्वेक्शन के टाइम में हीट ट्रांसफर के लिए जो उसी माध्यम का जो मॉलिक्यूल है, जो पार्टिकल है, वही हीट को लेके ट्रांसमिट होता है, उसी प्रोसेस को हम कन्वेक्शन कहते हैं। एंड रेडिएशन में हीट ट्रांसफर के लिए कोई भी माध्यम का जरूरी नहीं है, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए, सन से लेके जो हीट धरती में आता है और रेडिएशन प्रोसेस में ही आता है। रेडिएशन प्रोसेस में हीट ट्रांसफर होने के लिए कोई माध्यम की जरूरत या आवश्यकता नहीं है। एंड एक और भी क्वेश्चन जो है वो आप नोट डाउन कर लीजिए। हीट जो है ना, ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। हीट है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एग्जाम्पल, ये भी नोट करना है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 पे क्या पूछा गया है, द हीट ट्रांसफर फ्रॉम ए हॉट बॉडी टू ए कोल्ड बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया एंड द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन द टू बॉडीज। दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड, इसी स्टेटमेंट को हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कहता है, ठीक है। तो हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस फ्रॉम ए बॉडी टू ए कोल्ड बॉडी, from a hot body to a cold body directly proportional to the surface area and difference of temperature between the two bodies. This statement is called न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। इसी लॉ को हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कहते हैं। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछा गया है, द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इन एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या है थर्मल कंडक्टिविटी का, J/mks और W/mk भी हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 22। 1 ton of refrigeration means the heat removing capacity is 210 किलोजूल पर मिनट, ठीक है। 210 किलोजूल पर मिनट 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन का वैल्यू है, ठीक है। एंड इसी के साथ हम एक और भी रिलेटेड क्वेश्चन आपको बताना है, वो भी नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। अगर ये 210 जो है 210 किलोजूल है, इसको हम 210/6 लिख रहा है, किलो मिनट को हम सेकेंड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हम 60 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हमका जो वैल्यू मिलेगा वो है 3.5, ठीक है। एंड किलोजूल पर मिनट किसका यूनिट है, वर्क डन का है। तो किलोजूल पर मिनट को हम क्या बोल सकते हैं, किलोजूल पर मिनट को हम किलोवाट भी बोल सकते हैं, जो है पावर का यूनिट। तो इसी को हम 210 के बदले में जो ऑप्शन आपको क्वेश्चन में मिलने को देख सकते हैं वो है 3.5 किलोवाट। ये जो रिलेटेड क्वेश्चन है आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्या है, द रिलेटिव कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज इक्वल टू एक्चुअल सीओपी बाई थियोरेटिकल सीओपी, ठीक है। तो रिलेटिव कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, एक्चुअल सीओपी बाई थियोरेटिकल सीओपी, ठीक है।
नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या पूछा गया है हमको? क्वेश्चन नंबर 24 में हमको पूछा गया है द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। फ्रेंड्स, आपको पहले मैं बोल चुका हूँ कि इसको पीडीएफ आपको लेना है तो टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए, जिसको लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए, आपको ये पीडीएफ का भी मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 24, द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ए कार्नोट रेफ्रिजरेटर इन विंटर विल बी, ठीक है, डैश इज एज कंपेयर टू द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इन समर। समर में कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस एंड विंटर में कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का रिलेशन क्या है? देखिए, समझ लीजिएगा, द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कार्नोट इंजन इन विंटर विल बी हायर देन समर। ठीक है, तो सीओपी का जो वैल्यू निकल के आएगा वो विंटर का जो वैल्यू होगा उससे समर का वैल्यू कम होगा। ठीक है, द विंटर विल बी हायर देन समर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 25, द कैपेसिटी ऑफ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर इन द रेंज ऑफ, डोमेस्टिक जो रेफ्रिजरेटर है उसका रेंज है 0.1 TR, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। TR का मतलब है टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। ठीक है, 0.1 TR टू 0.3 TR। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 26, द फंक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन ए कॉइल इग्निशन सिस्टम ऑफ आईसी इंजन। आईसी इंजन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। द कॉइल डिस्ट्रीब्यूटर का फंक्शन क्या है? ठीक है, आईसी इंजन में टू टाइम द स्पार्क, स्पार्किंग का जो टाइम होता है उसको रेगुलेट करना ही डिस्ट्रीब्यूशन का मेन फंक्शन होता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 27, द वोल्टेज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस स्पार्क अक्रॉस द गैप बिटवीन द स्पार्क पॉइंट्स, ये क्या है? 6000 वोल्ट से लेकर 10,000 वोल्ट। जो फ्रेंड ये जो क्वेश्चन है ना, ये हम जो देखा है रेल में एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, रेल का जो टेक्नीशियन, उस क्वेश्चन में भी आता है, स्टाफ सिलेक्शन में भी आता है। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है लेकिन इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, किसी किसी जो बुक से आपको ये जो वोल्टेज का रेंज है ना, ये 10,000 के बदले में 12,000 भी देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या पूछा गया है? द सुपर चार्जिंग डैश द पावर डेवलप बाय द इंजन। सुपर चार्जिंग में क्या है पहले आपको समझना है, सुपर चार्जिंग प्रोसेस होता क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर इंक्रीज है, हम आपको बोल चुका हो, लेकिन सुपर चार्जिंग क्या है वो आपको बता देता हूँ। सुपर चार्जिंग क्या है वो आप नोट कर लीजिए पहले। देखिए, सुपर चार्जिंग प्रोसेस क्या होता है? सुपर चार्जिंग प्रोसेस में हम क्या करता है विथ द हेल्प ऑफ सुपर चार्जर। सुपर चार्जर क्या है? इसमें सुपर चार्जर है कंप्रेसर ऑफ ब्लोअर। ठीक है, जिसको हम सुपर चार्जर बोलते हैं इसी केस में। तो सुपर चार्जर का जो है, सुपर चार्जर के थ्रू हम क्या करता है, स्पार्क इग्निशन जो इंजन होता है, स्पार्क इग्निशन इंजन में चार्ज क्या है? फ्यूल एंड एयर का मिक्सचर होता है। ठीक है, तो फ्यूल एंड एयर का जो मिक्सचर है वो हम कंप्रेसर से इंजन सिलेंडर में प्रेशर करके हमको ज़्यादा से ज़्यादा मास उसको अंदर देना है। एंड डीजल इंजन के लिए जो चार्ज है वो है एयर, तो एयर को ज़्यादा से ज़्यादा कंप्रेस करके हम इंजन सिलेंडर के अंदर घुसाना है। तो यही है सुपर चार्जिंग प्रोसीजर। ठीक है, तो सुपर चार्जिंग जो प्रोसेस है, ठीक है, इसके क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? सुपर चार्जिंग इज द प्रोसेस, सुपर चार्जिंग डैश द पावर डेवलप बाय द इंजन। तो सुपर चार्जिंग प्रोसेस में हम अगर ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज को हम इंजन का अंदर घुसा सकते हैं, ठीक है, इंजन को अंदर इनलेट करा सकते हैं, तो क्या है, हमको पावर जो डेवलप होगा इंजन से वो इंक्रीज होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंक्रीज। नेक्स्ट होता है क्वेश्चन नंबर 29। 29 में क्या है? द स्कैवेंजिंग एफिशिएंसी ऑफ 4 स्ट्रोक साइकिल डीजल इंजन। डीजल इंजन का जो स्कैवेंजिंग एफिशिएंसी है वो है 95 से लेके 100 तक। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या पूछा गया है? द डीजल इंजन हैज द कंप्रेशन रेशियो। डीजल इंजन का जो कंप्रेशन रेशियो होता है वो 15 से लेके 25। एंड आईसी इंजन का जो कंप्रेशन रेशियो है वो भी नोट डाउन। तो आईसी इंजन का जो कंप्रेशन रेशियो है व इंटरनल कंप्रेशन इंजन का जो कंप्रेशन रेशियो है वो उसका वैल्यू क्या है? उसका वैल्यू है 6 से लेके 10 तक। ठीक है, तो फ्रेंड्स यही है मेरा 30 क्वेश्चन पार्ट 1 वीडियो। आपको कैसा लगा है वो ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है हमको। ठीक है, अगर इस वीडियो आपको काम में आएगा तो प्लीज़ लाइक कर देना। ठीक है, और फ्रेंड्स के अंदर शेयर करते रहना। और अच्छा से अच्छा अपडेट पाने के लिए आपको SSTSC का यूट्यूब चैनल में रेगुलर टाइम विजिट करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सब अच्छे रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग SSTSC।